नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं में प्रवेश किए हुए सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर हम अपनी 7वीं कक्षा की हिंदी भाषा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो हम अभी 7वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। यह 7वीं कक्षा का शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 चल रहा है। तो यह जो शैक्षणिक वर्ष है, इस शैक्षणिक वर्ष में 15 जून 2021 के दिन पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन पाठशाला में छात्रों को अभी आने की अनुमति नहीं दी गई है। पाठशाला में सिर्फ आपके अध्यापक लोग आते हैं और वहाँ से आपको ऑनलाइन पढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं और ऑनलाइन के द्वारा आप तक पहुँचने का पूरा प्रयास आपके अध्यापक करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर यह जो शैक्षणिक वर्ष 2021-22 है, इस वर्ष में हमें शिक्षा वर्ष के शुरू में हमारे सामने शित्वाभ्यास रखा हुआ है। तो यह शित्वाभ्यास क्यों रखा गया है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं पिछले 22 मार्च 2020 से लेकर आज तक पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है। और यह जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व में सभी कार्यालय बंद है और उसी के साथ साथ स्कूल भी बंद है। तो स्कूल बंद है, इसलिए छात्र स्कूल तक नहीं आ पाए और उनका जो शैक्षणिक नुकसान है वह बहुत बड़े पैमाने पर हो चुका है। तो ये जो शैक्षणिक नुकसान है, ये नुकसान हम अभी किसी भी हालत में पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर भी यह जो नुकसान हुआ है, वह नुकसान फिर से भरकर निकालने के लिए हमारे महाराष्ट्र शासन ने एक नया उपक्रम हमारे सामने रखा हुआ है। तो इस उपक्रम के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं। तो वह उपक्रम कौन सा है? तो वह है शित्वाभ्यास। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम अपनी कक्षा 7वीं का जो शित्वाभ्यास है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शित्वाभ्यास किस हेतु से रखा हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो यह जो शित्वाभ्यास है, इस शित्वाभ्यास को अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स कहा जाता है। तो इस ब्रिज कोर्स का उद्देश्य यह है कि छात्रों के मन में कोविड-19 पृष्ठभूमि पर अध्ययन के प्रति विश्वास पैदा कर एक सुखद शैक्षणिक वातावरण तैयार करना, यह हमारे महाराष्ट्र शासन का शित्वाभ्यास करने के पीछे का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में यह छात्र 6ठी कक्षा में थे और 6ठी कक्षा में जो भाषा का अध्ययन होना चाहिए वह नहीं हो पाया है और यह बच्चे 6ठी कक्षा से अभी 7वीं कक्षा में आ चुके हैं। तो इस दौरान का जो अंतर है, उस अंतर को पूरा करने में यह जो शित्वाभ्यास है बहुत ही बड़ी पैमाने पर सहायता कर सकता है। इसलिए ये 6ठी और 7वीं कक्षा का जो अंतर है, वह अंतर पूरा करने का यह एक ब्रिज है, सेतु है, ये एक पुल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों में पिछली कक्षा में जो भाषा का विकास होना चाहिए, भाषा सीखने के लिए जो अपेक्षित परिणाम बच्चों में विकसित होने चाहिए, वे नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से और अवसर निकालकर उन सभी क्षमताओं को विकसित करने के लिए ये शित्वाभ्यास बच्चों के सामने रखा हुआ है। और ये शित्वाभ्यास का जो कालावधि है वह
45 दिनों का है। तो इन 45 दिनों में इस सेतु अभ्यास के कुछ 10 हेतु हमें साध्य करना है। तो छात्रों, आओ यहाँ पर हम अभी सेतु अभ्यास में 7वीं कक्षा के लिए हमें क्या पढ़ना है, क्या अपेक्षित है, ये यहाँ पर हम अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर 7वीं कक्षा के लिए जो अभ्यास रखा हुआ है 45 दिनों का, उसकी अनुक्रमणिका यहाँ पर दी गई है। तो उसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अभी ये जो सेतु अभ्यास का 45 दिनों का जो कार्यक्रम है, उसका जो पहला दिन है, इस पहले दिन में हमें कौन से क्षेत्र का विकास करना है? तो हमें भाषा का विकास करना है और श्रवण और वाचन, इस कौशल का हमें खुद में विकास करना है। तो देखो छात्रों, यहाँ पर अभी आपके सामने हमें कुछ बातों का पता करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, इस स्लाइड में आपको स्वर और व्यंजन दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख रहे हो, इस स्लाइड में आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर ये जो है, ये स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये स्वर जो है, इन स्वरों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो हिंदी भाषा में 13 स्वर होते हैं। अ से लेकर आह तक 13 स्वर होते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी है। उसी के साथ साथ अभी यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं। तो आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर हिंदी भाषा में लगभग 48 व्यंजन होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में और नए 2 व्यंजनों का विकास हो चुका है। वे 2 व्यंजन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ड और ढ, यह 2 व्यंजन हैं। इनका उपयोग हमारी हिंदी भाषा में हमेशा होते रहता है, जैसे कि पढ़ना है, दौड़ना है, कपड़ा। इस प्रकार ये जो बहुत से शब्द हमारी हिंदी भाषा में आते हैं, उन शब्दों में ये जो नए व्यंजन विकसित हुए हैं, उनका उपयोग बड़े ही पैमाने पर हिंदी भाषा में किया जाता है। तो छात्रों, यहाँ पर देखो, अ से आह तक स्वर हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है। आप लोग 7वीं कक्षा में आ चुके हो। तो ये स्वर जो हैं, इसको अपनी गृहकार्य की कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। आपको सेतु के अभ्यास के लिए एक कॉपी तैयार करना है, और उस कॉपी में ये जो पहला दिन है, पहले दिन आपको यह जो स्वर पढ़ाए गए हैं और लगभग 40 व्यंजनों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड और ढ। इस प्रकार से यह 40 व्यंजन आपके सामने रखे हुए हैं। तो पहले दिन हमें इन स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इन स्वरों को और व्यंजनों को अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके आधार पर हमें सक्षम बनने के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। उनमें से पहला जो प्रश्न है वह क्या है? तो हिंदी में स्वर डैश डैश हैं, यानी हिंदी में कितने स्वर है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। दूसरा सवाल है, हिंदी में व्यंजन डैश डैश यानी रिक्त स्थान हैं। नंबर 3, अनुनासिक स्वर डैश डैश है। तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को हमें
बड़े अच्छे तरह से लिखना है। देखो अभी यहाँ पर हिंदी में स्वर कितने हैं यह अभी मैंने बताए हैं, व्यंजन कितने हैं ये भी अभी मैंने बताए हैं। अब अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु होता है। हम कुछ शब्द लिखते हैं, है ना, जैसे कि माँ, माँ शब्द जब लिखते हैं तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। उसी के साथ साथ जब हम चांदनी लिखते हैं तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। उस चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसी के साथ साथ चांद, इस शब्द के ऊपर भी अनुनासिक स्वर यानी चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी में 13 स्वर हैं, हिंदी में 40 व्यंजन हैं और अनुनासिक स्वर चंद्र बिंदु को कहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर चौथा जो सवाल किया गया है वह यह है कि संयुक्त व्यंजन डैश डैश हैं। तो क्ष यह संयुक्त व्यंजन है, त्र यह संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन है और श्र यह संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार के यह 4 संयुक्त व्यंजन यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार का यह पहले दिन का बहुत ही आसान और हल्का सा अभ्यास आपको दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आओ अभ्यास करें, यह कृति हमें यहाँ पर दी गई है। इसमें बहुत ही आसान प्रश्न आपको पूछा गया है। तो ये क्या प्रश्न है यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये क्या प्रश्न है? तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान प्रश्न आपको पूछा गया है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित वर्ण में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर क, औ, ई, ऐ, ल, उ, ख, अ, फ, घ ऐसे स्वर और व्यंजन मिलकर आपके सामने रखे हुए हैं। तो इनमें से स्वर और व्यंजन इनको अलग करके लिखना है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। देखो अब स्वर कौन से हैं? ई है, औ है, ऐ है, उ है और अ है। ये पहली लाइन में स्वर के लाइन में ये स्वर चुनकर अलग करके लिखना है। और व्यंजन कौन से हैं? तो क है, उसी के साथ साथ ल है, ख है, फ है और घ है। तो इस प्रश्न में 1 2 3 4 5 स्वर दिए गए हैं और 5 व्यंजन दिए गए हैं। इनको हमें अलग अलग करके लिखना है। अब उसी के साथ साथ अभी और एक प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है, एक और एक कृति हमें बताई गई है। आओ सृजन करें। सृजन का मतलब निर्माण करना। अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखकर उनमें से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। यह भी बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है, बहुत ही आसान कृति आपको दी गई है। इस कृति के द्वारा हमें क्या कहा गया है कि अपने परिवार में जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, उनके नाम लिखना है और उन नामों के आगे उनमें से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखना है। इस प्रकार से यह पहले दिन की यहाँ पर कृति दी गई है। सेतु अभ्यास का जो पहला काम है यहाँ पर दिया गया है। तो यह हमने अभी इसे पूरा किया है। तो यह इस अभ्यास को हमें बहुत ही अच्छे तरह से अपनी एक कॉपी में लिखना है। इसके लिए एक अलग सी कॉपी करना है और उस कॉपी में सेतु अभ्यास ऐसे लिखकर उसके नीचे दिवस पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे लिखकर हर दिन का अभ्यास हमें पूरा करना है। तो आज के दिन हमने पहले दिन का जो अभ्यास है ये यहाँ पर हमने देखा है। और एक पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया गया है। पाठ्य पुस्तक दीक्षा को भी आप लोग देख सकते हो। अगर आपके पास
यह एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो उसके आधार से आप लोग यहाँ पर यह क्षेत्र अभ्यास के बारे में पाठ्य पुस्तक में जो दीक्षाएप दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो दूसरा दिन जो है, दूसरे दिन जो क्षेत्र निश्चित किया गया है उसमें भी हमारे भाषा का विकास करना है। तो दूसरे दिन हमें किन कौशल का विकास करना है, तो श्रवण इस कौशल का विकास करना है और श्रवण कौशल का उपयोग करके हमें कहानी को अच्छी तरह से सुनना है। तो छात्रों, यहाँ पर छठी कक्षा में एक बहुत ही सुंदर कहानी आपके पढ़ाई के लिए रखी हुई है। इस कहानी का नाम है उपहार, यह इस कहानी का नाम है। तो उपहार यह जो कहानी का नाम है, इस कहानी को हमें सुनना है। अभी ये बहुत ही लंबी कहानी है, तो इस कहानी को हमें ध्यान से सुनना है। आरोह अवरोह के साथ इस कहानी को सुनवाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर यह बहुत ही सुंदर कहानी आपके सामने रखी हुई है। तो इस कहानी में एक गांव दिखाया गया है और इस गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। उस ऋत्विक के घर की जो परिस्थिति थी बहुत ही गरीब थी, वह बहुत ही गरीब था। तो यह ऋत्विक जिस गांव में रहता था उस गांव के पास एक पुस्तक का मेला लगा था और यह जो पुस्तक का मेला था, यह पुस्तक का मेला देखने के लिए गांव के छोटे बड़े लोग, छात्र, बच्चे, लड़के लड़कियां वह मेला देखने के लिए जा रहे थे। इसलिए ऋत्विक ने भी अपनी माँ से विनती की। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगा। तो उसकी माँ ने बोला कि देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो। ऐसा यहाँ पर ऋत्विक को अपनी माँ ने समझाया और जिद छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद यहाँ पर ऋत्विक अपनी जिद छोड़ देता है और निराश होकर वह अपने गांव के पास खुले मैदान में जो पेड़ हैं उन पेड़ के नीचे जाकर वह चबूतरे के ऊपर बैठ जाता है। तो वो वहाँ पर बैठने के बाद क्या होता है, वहाँ पर वो निराश बैठा हुआ है, उसके सामने एक परी आ जाती है। तो वह परी जब आती है तो वह उससे कुछ सवाल करती है। परी कहती है कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, निराश क्यों बैठे हो। तब वह कहता है कि मैं पुस्तक मेला देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। तब परी कहती है कि उसमें उदास होने की क्या बात है, मैं तुम्हें पुस्तक मेला देखने के लिए ले जाऊंगी, ऐसा वो कहती है। तो वह वहाँ पर ऋत्विक खुश हो जाता है और खुश होने के बाद लेकिन परी उसके सामने एक शर्त रखती है। परी कहती है, अगर तुम्हें पुस्तक का मेला देखने के लिए जाना है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ऋत्विक कहता है कि मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा कैसी होगी। तो परी कहती है कि अगर मैं बताऊंगी तो परीक्षा कैसी हो सकती है। तो परीक्षा जो है वह अचानक से ली जाएगी और अगर उस परीक्षा में तुम पास होगे तो आपको मैं पुस्तक मेले में ले जाऊंगी, ऐसा यहाँ पर परी कहती है। तो उसके बाद क्या होता है, परी वहाँ से चली जाती है और ऋत्विक अपने घर चले जाता है। थोड़ी देर के बाद वह घूमता फिरता बाहर निकलता है, एक पेड़ के पास जाता है तो उसे लाल रंग की पोटली दिखाई देती है। तो पोटली जब उसे दिखाई देती है, वह मखमल के कपड़े की बनी हुई होती है। वह पोटली को उठाता है और पोटली को उठाकर वह देखता है, वो आगे पीछे देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो उसे लगता है कि यह पोटली किसी मुसाफिर की है, किसी इस रास्ते से जाने वाले प्रवासी की यह पोटली है। तो वह पोटली लेता है और पोटली लेकर वह उस प्रवासी को देखने के लिए आगे निकलता है। तो पोटली में क्या है यह देखने की इच्छा ऋत्विक की होती है, लेकिन
ऋत्विक यह बहुत ही साफ सुथरे मन का बहुत ही अच्छा और चरित्रवान लड़का था। वह पोटली खोलने के पहले विचार करता है कि यह पोटली अपनी नहीं है, तो अगर यह पोटली अपनी नहीं है तो इसे खोलने का हक भी हमें नहीं है। ऐसे सोचकर वह पोटली अपने जेब में रखता है। उतने में उसके आगे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और वह ऋत्विक को कहता है, क्या आपको कोई पोटली मिली हुई है? तो ऋत्विक कहता है, क्या पोटली आपकी गुम गई है? तो वो कहता है, हाँ मेरी पोटली गुम गई है। तो आपकी अगर पोटली गुम गई है तो उसका रंग कैसा है? तो वह इंसान, वह जो मुसाफिर होता है, वह बताता है कि मेरी जो पोटली है वह लाल रंग की है। वो कौन सी कपड़े की बनी है, ऐसा प्रश्न फिर से ऋत्विक करता है। तब वह कहता है कि वह मखमल के कपड़े से बनी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर वह इंसान जो मुसाफिर होता है वह उस पोटली के बारे में पूरी जानकारी देता है। ऋत्विक वो पोटली उस इंसान को लौटा देता है। उस पोटली में बहुत ही मूल्यवान हीरे थे, बहुत ही बड़ी संपत्ति उसमें रखी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ से ऋत्विक निकलता है। उतने में वह जिस पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है, उस पेड़ के पास एकदम परी चमकने लगती है और परी वहाँ पर आती है, ऋत्विक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में वही पोटली होती है जो कुछ देर पहले ऋत्विक ने उस मुसाफिर को दी थी। तो वह वहाँ पर आ जाती है और ऋत्विक को कहती है, बहुत अच्छे लड़के हो, तुम परीक्षा में पास हो चुके हो। तो ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आता है। तो परी कहती है कि उस अभी जिस इंसान को, जिस मुसाफिर को तुमने पोटली दी है वह मैं ही थी और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह देखकर, यह सुनकर ऋत्विक बहुत ही खुश हो जाता है और उसके आंखों से आनंद के आंसू आने लग जाते हैं। तो परी उपहार में, भेंट में उसे वह पोटली देने की इच्छा करती है, लेकिन ऋत्विक को वह पोटली नहीं चाहिए थी, उसे किताब चाहिए थे। इसलिए परी ने उसे बहुत से किताब, उस मेले से बहुत से किताब ला कर दिए। तब ऋत्विक बहुत खुश हो जाता है और ऋत्विक आगे सोचता है कि मैं अभी अपने गांव में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय खोलूँगा और उसमें इन पुस्तकों का संग्रह करूँगा और गांव के सभी बच्चे इस पुस्तकालय में आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह एक छोटी सी कहानी हमारे सामने रखी गई है। इस कहानी का जो नाम है वह उपहार, यह नाम है। तो यह जो कहानी है, इस कहानी की घटना जो है, उस घटना को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और कहानी छात्रों को इस कहानी को अपने भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में बोलने भी आना चाहिए, बताने भी आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर इस कहानी को अच्छी तरह से हमें पढ़ना है और अभ्यास क्या करना है। देखो, अभी इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को सुनाओ, उसी के साथ साथ अवसर्जन करें, अन्य कहानियाँ सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे बहुत सी कहानियाँ होती हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी के द्वारा हमें और भी कहानी पढ़ने की प्रेरणा इस पाठ के द्वारा लेना है। तो इस प्रकार से यह अभी शित्वाभ्यास का दूसरा दिन यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अभी तीसरे दिन का जो अभ्यास है वह हम कल की ताशिका में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को यहाँ पर ये जो कृतियाँ दी गई है इसे पूरा करना है। तो अभी दूसरे दिन की जो कृति है उसमें तुम्हें क्या करना है, तो इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को सुनाना है और आप लोग कुछ कहानी के किताबों के नाम यहाँ पर हमें लिखकर भेजेंगे। इस तरह से यहाँ पर शित्वाभ्यास का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। अभी तीसरा दिन जो है यह हम
कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।